हाँ जी, नमस्कार आप सभी का स्वागत है अपने इस YouTube चैनल एड्यूरोही पर। मैं आपका अपना विजय भारत आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का इतिहास सीरीज के अंतर्गत चलने वाली कक्षाएं आप सभी को डेली सुबह 7:30 बजे प्रोवाइड करवा दी जाती हैं अपने इस YouTube चैनल एड्यूरोही ऑफिशियल पर। आज 28 अगस्त के दिन आप सभी का स्वागत है इस कक्षा में। टुडे इन हिस्ट्री विद एमसीक्यूज। आज का दिन ऐतिहासिक दृष्टिकोण से किस मायने में महत्वपूर्ण है, उसी से संबंधित हम कुछ बातें कवर करेंगे और आपसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी पूछेंगे। ऐसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो पहले कभी आपके एग्जाम्स में पूछ लिए गए हैं या फिर आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए जो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, उन्हीं क्वेश्चंस को आधार मानते हुए हम आपके लिए कुछ क्वेश्चंस लेकर आते हैं। ये आपकी कक्षा हफ्ते के 7 दिन होती है, एवरी डे होती है। अगर आपको ये कक्षा पसंद आ जाए तो कक्षा को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी कर दीजिएगा। अगर आपने अभी तक इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन बटन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि समय से पहले आपको इस कक्षा की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलो शुरुआत करते हैं हम आज के इस महत्वपूर्ण दिवस की। आज है 28 अगस्त। तो सबसे पहले शुरुआत करेंगे जन्मदिन से। आज के दिन जिनका जन्मदिन है, जिन्होंने हमारे भारतवर्ष के लिए कुछ महत्वपूर्ण योगदान दिया है, जिनसे संबंधित मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पूछे गए हैं और पूछे जाते रहेंगे, तो उनके बारे में हम बात करेंगे। तो चलो शुरुआत करते हैं। आज इनका जन्मदिन है। इनका नाम क्या है? अन्नू कुमारी इनका नाम है। आप इनके बारे में 2 क्वेश्चन बताएंगे, दोनों ही पूछे गए क्वेश्चन है वनडे एग्जाम में। अन्नू रानी रिक्त स्थान फेंक में 60 मीटर की दूरी पार करने वाली पहली भारतीय महिला हैं। कौन सा ऑप्शन इसमें ठीक रहेगा? अगर आपने टिक किया होगा दूसरा ऑप्शन तो आपने बखूबी अच्छा जवाब दिया है। अन्नू रानी भाला फेंक में 60 मीटर की दूरी पार करने वाली पहली भारतीय महिला हैं। एक क्वेश्चन आप इनके बारे में और बता दीजिए, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फेडरेशन कप सीनियर नेशनल एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 63.24 मीटर थ्रो का नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाने वाली भारतीय भाला फेंक खिलाड़ी अन्नू रानी रिक्त स्थान राज्य से संबंधित हैं। जल्दी से आप बताइएगा इनके बारे में। अगर आपने लिखा होगा उत्तर प्रदेश तो फिर आपने बखूबी अच्छा जवाब दिया है। अन्नू कुमारी का संबंध उत्तर प्रदेश राज्य से है। इनका जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ था आज ही के दिन 1992 28 अगस्त को इनका जन्म बहादुरपुर गांव में हुआ। बहादुरपुर गांव कौन से डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है? तो मेरठ डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है और ये मेरठ आपको पता है उत्तर प्रदेश में है। ठीक है। किस वजह से हम इनको जानते हैं? तो हमारे भारत की ये जेवलिन थ्रोअर हैं। भाला फेंक प्रतियोगिता के लिए ये जानी जाती है। इन्होंने बहुत सारे मेडल जीते हैं। ये जो राष्ट्रमंडल के खेल हुए थे 2022 में बर्मिंघम में, है ना, तो वहां पर इन्होंने कांस्य पदक जीता था इस भाला फेंक प्रतियोगिता में। एशियंस गेम में भी इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीतकर नाम कमाया था हमारे भारतवर्ष में। ठीक है, तो आप ये जान लीजिएगा इन्होंने वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में क्वालिफाई करके पहली महिला भाला फेंक खिलाड़ी बनने का रिकॉर्ड बनाया है। यहां पर आप फोटो देख लीजिए भाला फेंकते हुए, और ये मेडल लेकर जब ये अपने गांव में पहुंची उस समय की। ठीक है, बैकग्राउंड आपको दिखाई दे रहा होगा, तारें लगी हुई है खंभों पर। ठीक है, एक साधारण गांव से बिलोंग करती हैं अन्नू रानी। आज इनका जन्मदिन है, इनको बहुत बहुत बधाई हो। अब हम इनके बारे में जानकारी हासिल करेंगे। इनका नाम क्या है? इनका नाम है जगदीश सिंह खेहर। जगदीश सिंह खेहर को हम आज क्यों याद कर रहे हैं? ये 4 जनवरी 2017 से लेकर 27 अगस्त 2017 तक हमारे भारत के
मुख्य न्यायाधीश रहे थे। मुख्य न्यायाधीश के रूप में इन्होंने 4 जनवरी 2017 से 27 अगस्त 2017 तक कार्य किया था। जब बात करते हैं कौन से नंबर के ये मुख्य न्यायाधीश बने थे, तो ये हमारे भारत के 44वें मुख्य न्यायाधीश थे। आज इनका जन्मदिन है। इनका जन्म आज ही के दिन 28 अगस्त 1952 को हुआ था। ठीक है ना। जैसे अगर आपसे पूछा जाए वर्तमान में हमारे सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो फिर आप बताइएगा कमेंट में जवाब। अगर आपने लिखा होगा बी ऑप्शन, तो फिर आपने बखूबी अच्छा जवाब दिया है। धनंजय वाई चंद्रचूड़, जिनको हम डी वाई चंद्रचूड़ के नाम से जानते हैं। और डी वाई चंद्रचूड़ वर्तमान में कौन से नंबर के मुख्य न्यायाधीश हैं, तो ये 50 में मुख्य न्यायाधीश की भूमिका निभा रहे हैं। और आज जिनका जन्मदिन है वो कौन से नंबर के थे, तो वो 44 में मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्यरत रहे थे। भारत के मुख्य न्यायाधीश हों या फिर अन्य न्यायाधीश हों, उनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, तो राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति की जाती है। ठीक है ना। तो ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए इनके बारे में। तो ये जैसे बातें जो हैं आपको पता होना चाहिए। ऑप्शन ए जो लिखा हुआ है वाई वी चंद्रचूड़, वाई वी चंद्रचूड़ और डी वाई चंद्रचूड़ में कई बार गलतियां कर देते हैं। वाई वी चंद्रचूड़ हमारे सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बहुत पहले रह चुके थे, अभी नहीं है। लेकिन वर्तमान की दृष्टि से किसका नाम लिखेंगे आप, डी वाई चंद्रचूड़ का नाम आप लिखेंगे। क्लियर हुआ आपको ये पॉइंट। राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति की जाती है मुख्य न्यायाधीश की और अन्य न्यायाधीशों की। कौन से अनुच्छेद में यह कहा गया है, अनुच्छेद 124 के खंड 2 के तहत ये प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति नियुक्ति करेंगे न्यायाधीश की। ठीक है ना, और अन्य न्यायाधीशों की। तो चलो अब हम बातें कवर करेंगे उनके बारे में जिनकी आज जयंती है या फिर जिनकी पुण्यतिथि है। तो शुरुआत करेंगे हम जयंती से, जिनकी आज जयंती है। इनके बारे में आप बता दीजिएगा इनका नाम क्या है। इनका नाम है उस्ताद विलायत खां। ये नाम आपने जरूर सुना होगा, उस्ताद विलायत खां का। अब चलो पहले आप इनके बारे में एक क्वेश्चन ही बता दीजिए, हालांकि चित्र से आपको पता लग जाएगा क्या ठीक रहेगा। उस्ताद विलायत खां किस वाद्य यंत्र से संबंधित रहे। अगर आपने सितार लिखा होगा तो आपने बखूबी अच्छा जवाब दिया है। हमारे भारतवर्ष के प्रसिद्ध सितार वादक रहे उस्ताद विलायत खां की आज जयंती है, हम इन्हें नमन करते हैं। इनका जन्म आज ही के दिन 1928 में हुआ था बंगाल में। ठीक है ना। अब जैसे बात करें इनकी मृत्यु 13 मार्च 2004 को हुई थी। इनको कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया और गायन की तरफ से भी इनका झुकाव रहा है। और इनकी जो खानदानी परंपरा है वो शास्त्रीय संगीत से ही जुड़ी रही। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इन्होंने ख्याति प्राप्त की। अब चलो इनके बारे में जानेंगे। पहले आप इस क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा। सॉरी, जल्दी से आप बताइएगा। नरेंद्र चंद्र देव वर्मा, जिन्होंने इंडिजिनस पीपल्स फ्रंट ऑफ त्रिपुरा के अध्यक्ष और ऑल इंडिया रेडियो अगरतला के निदेशक के रूप में कार्य किया था, इनको भारत सरकार द्वारा किस वर्ष पद्मश्री से सम्मानित किया गया। जल्दी से आप बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर। अगर आपने लिखा होगा 2023 तो आपने बखूबी अच्छा जवाब दिया है। इनका नाम आपको पता होना चाहिए, नरेंद्र चंद्र देव वर्मा। भारत सरकार ने इनको ये सम्मान दिया था पद्मश्री का 2023 में। इनका जन्म आज ही के दिन हुआ था 1942 में। इनकी मृत्यु 1 जनवरी 2023 को हुई थी। ठीक है ना, अगरतला में। और अगरतला तो आपको पता ही है ये त्रिपुरा की राजधानी है, तो त्रिपुरा से ये बिलोंग करते हैं और आकाशवाणी केंद्र में भी कार्य करते रहे थे।
और जैसे हम बात करें इनके बारे में, ऐसा कहा जाता है कि आकाशवाणी से संबंधित जो स्टेशन होते हैं उसमें निदेशक के रूप में इन्होंने लंबे समय तक कार्य किया था। त्रिपुरा के सामाजिक और राजनीतिक विकास में भी इनका महत्वपूर्ण सहयोग रहा। अब चलो इनके बारे में हम जानकारी हासिल कर लेते हैं। इनका नाम शायद आपने सुना भी होगा। क्या नाम है इनका? नैयर, कैप्टन नैयर के नाम से इनको हम जानते हैं। कैप्टन नैयर। अगर हम इनका पूरा नाम लिखें तो पूरा नाम क्या आएगा इनका? अनुज नैयर इनका नाम होता है, ठीक है ना, अनुज नैयर। इनको भारत सरकार ने कौन से सम्मान से सम्मानित किया था? तो इनको महावीर चक्र से सम्मानित किया गया था। ये वॉर टाइम गैलेंट्री अवार्ड का दूसरे नंबर का सर्वोच्च सम्मान है, जिसे हम महावीर चक्र के नाम से जानते हैं। ये वो शख्सियत हैं जिन्होंने कारगिल के युद्ध में बलिदान दिया था। 28 अगस्त 1975 को इनका जन्म हुआ था दिल्ली में, और इन्होंने अपने प्राणों की आहुति दे दी थी कारगिल युद्ध में, जम्मू एंड कश्मीर के कारगिल क्षेत्र में, जब वो युद्ध हो रहा था पाकिस्तान के साथ, है ना। तो जैसे बात करें कब इन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी, 7 जुलाई 1999 की बात है। महावीर चक्र से सम्मानित इनको कब किया गया था? 1999 में किया गया था इनको सम्मानित। कौन सी रेजिमेंट से संबंधित रहे हैं ये? जाट रेजिमेंट से संबंधित रहे। जाट रेजिमेंट 17 यूनिट से संबंधित रहे। और इन्होंने सेना में कितने समय तक कार्य किया था? तो आप कहेंगे 1997 से 1999 तक इन्होंने अपनी सेवाएं दी थी। अब आप ये बताइएगा कि कारगिल युद्ध कितने समय तक चला था, कब से कब तक चला कारगिल युद्ध? अगर आपने इसमें लिखा होगा 3 मई 1999 से लेकर 26 जुलाई 1999 तक, तो आपने बखूबी अच्छा जवाब दिया है। आज़ादी के बाद से भारत और पाकिस्तान के बीच अगर देखा जाए तो वैसे तो 3 युद्ध हो चुके हैं। पहला युद्ध 1965 में हुआ था, दूसरा युद्ध 1971 में हुआ, तीसरा युद्ध 1999 में हुआ। सबसे भयानक और सबसे लंबा चलने वाला युद्ध था कारगिल युद्ध, जो कि 1999 में 3 मई से लेकर 26 जुलाई तक चला। इस युद्ध में कई भारतीय सैनिक शहीद हुए थे और उनकी वीरता, उनकी जयंती, उनकी श्रद्धांजलि को मतलब अर्पित करते हुए हम एक दिवस मनाते हैं, कारगिल विजय दिवस। सभी को पता होगा कारगिल विजय दिवस के रूप में, है ना। तो ऐसे बहुत से महान सैनिक हुए जिन्होंने कारगिल युद्ध में प्राणों की आहुति दी और हम उसमें जीत पाए थे। उनमें से एक नाम आता है कैप्टन अनुज नैयर का, जिनके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। आज इनकी जयंती है, हम इन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, ठीक है। तो चलो अब हम बात करेंगे इनके बारे में। इनका क्या नाम है? इनका नाम है सरस्वती प्रसाद। सरस्वती प्रसाद के बारे में आपको पता होना चाहिए, ये हमारे भारत की एक प्रसिद्ध लेखिका रह चुकी हैं। इनका जन्म आज ही के दिन 1932 में हुआ था। 28 अगस्त 1932 को इनका जन्म आरा में हुआ था, और ये जो आरा क्षेत्र है कहाँ पर पड़ता है? बिहार में। इनकी मृत्यु कब हुई थी? 19 सितंबर 2013 में इनकी मृत्यु हुई थी, ठीक है ना। इनके द्वारा बहुत सारी रचनाएं लिखी गई। कुछ रचनाओं की बात करें तो एक रचना इनकी बड़ी प्यारी है, नदी पुकारे सागर। ये रचना किसके द्वारा लिखित है? तो सरस्वती प्रसाद का नाम आप लिख देना। इनकी एक रचना और भी है, उसका नाम है कादम्बिनी। कादम्बिनी नामक रचना भी किसके द्वारा लिखी गई है? तो नाम लिख देना सरस्वती प्रसाद का। एक आप इनके बारे में क्वेश्चन बताने का प्रयास करेंगे। भारत की प्रसिद्ध लेखिका सरस्वती प्रसाद सुमित्रा नंदन पंत की मानस पुत्री और प्रसिद्ध कवित्री रिक्त स्थान की मां थी। अगर आपने लिखा होगा इसमें रश्मि प्रभा, तो आपने बिल्कुल ठीक लिखा है। रश्मि प्रभा की ये मां थी। रश्मि प्रभा जो हैं वो हमारे भारत की
प्रसिद्ध कवित्रियों में से एक मानी जाती हैं। ठीक है, इनकी रचनाओं के बारे में भी आपने पढ़ा होगा, तो थोड़ा सा आप इनके बारे में जान लीजिएगा। ठीक है ना। तो चलो अब हम बातें कवर करेंगे नेक्स्ट। अब इनके बारे में बातें कवर कर लेते हैं। इनका क्या नाम है? इनका नाम है आबिदा। आबिदा सुल्तान इनका नाम है। ठीक है, तो इनके बारे में पहले आप एक क्वेश्चन बता दीजिए। इस क्वेश्चन के माध्यम से इनके बारे में आपको सारी बातें पता लग जाएंगी। कौन सा कथन इनके बारे में सत्य है? उपरोक्त सभी अगर आपने लिखा है तो आपने बखूबी अच्छा जवाब दिया है। आबिदा सुल्तान का जन्म 28 अगस्त 1913 को हुआ था, पहला पॉइंट ठीक है। आबिदा सुल्तान के पिता हमीदुल्लाह खान भोपाल रियासत के अंतिम नवाब थे, ये बात भी बिल्कुल ठीक लिखी हुई है। देश के विभाजन की उथल पुथल के बाद वर्ष 1949 में उन्होंने भारत छोड़ दिया था और पाकिस्तान चली गई थी, ये बात भी ठीक है। तीनों ही पॉइंट ठीक लिखे हुए हैं। अगर आपने उपरोक्त सभी लिखा होगा तो फिर आपने अच्छा जवाब दिया है। 28 अगस्त 1913 को जन्म हुआ था आबिदा सुल्तान का और 11 मई 2002 को आबिदा सुल्तान की मृत्यु हुई थी। ठीक है ना। भारत की पहली महिला पायलट कौन थी तो भी नाम आता है। भारतीय पहली महिला पायलट होने का श्रेय किसे दिया जाता है तो भी नाम लिख देना आप, आबिदा सुल्तान का। आबिदा सुल्तान जो है, थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक है, एक बिट ढंग से लिख देते हैं थोड़ा सा, आबिदा। ठीक है ना। तो इनके जो पिता थे हमीदुल्लाह खान, वो भोपाल रियासत के अंतिम नवाब थे। अब हम इनके बारे में बातें कवर कर लेंगे। इनका क्या नाम है? इनका नाम है MGK मेनन। MGK मेनन के बारे में आपको पता होना चाहिए, इसरो के पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं ये। 28 अगस्त 1928 को इनका जन्म कहाँ पे हुआ था? मैंगलोर में इनका जन्म हुआ था। मैंगलोर कहाँ पर है? तो ये कर्नाटक में है, वहाँ पर इनका जन्म हुआ। और इन्होंने किस क्षेत्र में नाम कमाया था? तो ये बखूबी जाने जाते हैं इसरो के अध्यक्ष के रूप में, इसरो के पूर्व अध्यक्ष रहे थे। अब आप इनके बारे में एक क्वेश्चन बताओ, इसरो के बारे में बता दीजिए कि इसरो की स्थापना कब हुई थी, फिर थोड़ा सा हम एक्सप्लेन करेंगे इनके बारे में। जल्दी जल्दी से बताइएगा इनके बारे में। MGK मेनन के बारे में बात कर रहे हैं, जो ये बेहतरीन एक भौतिक शास्त्री भी रहे थे और इसरो के ये पूर्व अध्यक्ष रहे। इसरो की स्थापना कब हुई थी? तो आप कहेंगे 15 अगस्त 1969 को इसरो की स्थापना हुई थी। ठीक है, अब थोड़ा जान लीजिए इनके बारे में। इनकी मृत्यु कब हुई थी? 22 नवंबर 2016 को इनकी मृत्यु हो गई थी नई दिल्ली में। चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में भी इन्होंने अच्छा कार्य किया था MGK मेनन ने। ठीक है ना। अब थोड़ा सा बातें करें, भारत सरकार ने इनको कई पुरस्कारों से सम्मानित किया था। जैसे कि बात करें, सबसे पहले भारत सरकार ने इनको पद्मश्री से सम्मानित किया। पद्मश्री हमारे भारत का चौथे नंबर का नागरिक सम्मान है। ये पुरस्कार इनको 1961 में दिया गया। फिर लगा कि ये थोड़े और बेहतरीन है तो इनको एक और बेहतरीन पुरस्कार दिया जाना चाहिए, तो फिर इनको भारत सरकार ने तीसरे नंबर का सर्वोच्च सम्मान पद्म विभूषण दिया। वो कब दिया था? 1968 में। फिर ऐसा महसूस हुआ कि ये और भी बेहतरीन व्यक्ति हैं, ये और भी बेहतरीन पुरस्कार डिजर्व करते हैं, तो इस वजह से इनको भारत सरकार ने दूसरे सर्वोच्च सम्मान पद्म विभूषण से सम्मानित किया 1985 में। इस प्रकार इनको कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया भारत सरकार के द्वारा। प्रोफेसर मेनन जो हैं, ब्रह्मांडीय किरणों के अध्ययन के क्षेत्र में भी इन्होंने अपना योगदान दिया था। इनके बारे में आप और ज़्यादा जानकारी हासिल कर लीजिए। आज इनकी जयंती है, इनके बारे में आपको पढ़ना चाहिए। तो चलो अब हम नेक्स्ट बात करेंगे इनके बारे में। इनका क्या नाम है? इनके बारे में शायद आपने जानकारी हासिल की होगी।
इनका नाम है फिराक गोरखपुरी। फिराक गोरखपुरी जो नाम है ये तो आपने बहुत बार सुना होगा, है ना। तो चलो पहले आप एक क्वेश्चन बता दीजिए, उर्दू कविता में फिराक गोरखपुरी के नाम से किसे जाना जाता है। ये बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन ये आपका है नहीं। फिराक गोरखपुरी नाम से कौन प्रसिद्ध हुए। अगर आपने लिखा होगा ना रघुपति सहाय तो आपने बखूबी अच्छा जवाब दिया है। इनका मूल नाम है रघुपति सहाय। इनका जन्म 28 अगस्त 1896 को हुआ था। ठीक है, कहाँ पे इनका जन्म हुआ। मूल रूप से ये उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं और उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में इनका जन्म हुआ। इनकी मृत्यु 1982 में हुई। कहाँ पे, दिल्ली में इनकी मृत्यु हुई थी। अब एक नाम जो है वो आपको ध्यान में रखना है, रघुपति सहाय। किस वजह से इन्होंने अपना नाम कमाया है, तो ये उर्दू भाषा के एक प्रसिद्ध क्या हैं, शायर हैं, उर्दू कवि कह लीजिए इनको। और ये एक बेहतरीन साहित्यकार भी रहे हैं हमारे भारतवर्ष के। इनके द्वारा लिखी गई कुछ मुख्य रचनाओं की बात करें तो एक इनकी रचना जो आती है वो है रू ए कायनात। रू ए कायनात नामक रचना किसके द्वारा लिखित है, तो फिराक गोरखपुरी का नाम आप लिख देना। ठीक है, एक इनकी रचना है सरगम नाम से, सरगम। ये सरगम नामक रचना किसकी है, तो भी इनका नाम। परछाइयां भी इनके द्वारा लिखित एक रचना है, परछाइयां। ठीक है ना। तो इस प्रकार आप इनके बारे में और ज्यादा जानकारी हासिल कर सकते हैं। इनको कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया, जैसे साहित्य अकादमी पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया, जो साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला दूसरे नंबर का सर्वोच्च सम्मान है। इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार भी सम्मानित किया गया, जो कि साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है। और भारत सरकार ने इनको पद्म भूषण से भी सम्मानित किया था। ठीक है, तो ये पॉइंट जो है वो आपको पता होने चाहिए इनके बारे में। इनके द्वारा लिखित कुछ शायरियों के बारे में अगर बात करें तो मैं आपको थोड़ी पढ़कर बताता हूं। किसी का यूं तो हुआ कौन उम्र भर, फिर भी ये हुस्नो इश्क धोखा है सब मगर फिर भी। ठीक है, जब 1962 की चीन की लड़ाई हुई थी उस समय इनकी एक गजल बड़ी प्रसिद्ध हुई थी, शायद आपने सुनी भी हो। सुखन की शमा जलाओ बहुत उदास है रात, नवाए मीर सुनाओ बहुत उदास है रात। कोई कहे ये ख्यालों और ख्वाबों से, दिलों से दूर न जाओ बहुत उदास है रात। पड़े हो धुंधली फिजाओं में मुंह लपेटे हुए, सितारों सामने आओ बहुत उदास है रात। तो ये इन्होंने उस समय लिखी थी जब 1962 चीन और भारत की लड़ाई हुई थी। ठीक है, तो इस प्रकार इनकी रचनाएं जो हैं बड़ी प्रसिद्ध हैं। अपने जीवन के आखिरी समय में इन्होंने एक रचना लिखी, अब तुमसे रुखसत होता हूं आओ संभालो साजे गजल, नए तराने छेड़ो मेरे नगमों को नींद आती है। तो ये इनकी अंतिम समय की कुछ जो हैं वो पंक्तियां हैं। ठीक है ना। तो चलिए अब हम बातें करेंगे उनके बारे में जिनकी आज पुण्यतिथि है। तो शुरुआत करेंगे हम इनसे। इनका नाम क्या है, इनका नाम है शंखो चौधरी। शंखो चौधरी के बारे में पहले आप एक क्वेश्चन का रिप्लाई देंगे। भारतीय मूर्तिकार शंखो चौधरी को भारत के कला परिदृश्य में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए किस वर्ष पद्मश्री से सम्मानित किया गया। जल्दी से बताएंगे आप। अगर लिखा होगा आपने 1971 तो आपने बखूबी अच्छा जवाब दिया है। शंखो चौधरी हमारे भारतवर्ष के एक प्रसिद्ध मूर्तिकार हुए हैं। मूर्ति शिल्प में इन्होंने अपना बेहतरीन योगदान दिया। इनकी अगर हम जयंती की बात करें तो 25 फरवरी को मनाई जाती है। 1916 को 25 फरवरी के दिन इनका जन्म हुआ था बिहार में। ठीक है ना। तो उस समय बिहार की बात करते हैं, लेकिन वर्तमान की दृष्टि से देखा जाए तो पश्चिम बंगाल में ये एरिया पड़ता है। ठीक है ना। वैसे अगर देखा जाए तो आज़ादी से पहले की बात है,
बिहार, पश्चिम बंगाल और जो झारखंड का एरिया है ये एक साथ ही हुआ करता था। और इनका जो जन्म हुआ कहाँ पे हुआ था? संथाल परगना। संथाल परगना जो है वो कहाँ पर है, आप बताइए कमेंट में। इनकी मृत्यु आज ही के दिन 2006 में हुई थी। इनको कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया था। मूर्ति शिल्प के क्षेत्र में इन्होंने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया, इसलिए शंखो चौधरी भारत के प्रसिद्ध मूर्तिकार राम किंकर बैच के शिष्य थे। राम किंकर बैज, सुना होगा नाम आपने, राम किंकर बैज के शिष्य थे ये शंखो चौधरी। क्लियर हुआ? वैसे इनका नाम जो है, शंखो चौधरी का मूल नाम क्या था? नर नारायण इनका नाम था। ठीक है ना? चलिए, बहुत बढ़िया। अब हम बातें कवर करेंगे इनके बारे में। इनका नाम हिस्ट्री में आपने सुना होगा जय सिंह। वैसे जय सिंह का नाम क्या लिया जाता है? मिर्जा जय सिंह कहा जाता है। मिर्जा जय सिंह के बारे में अगर हम कहें तो इसको क्या कहा जाता है? जय सिंह प्रथम के नाम से भी जाना जाता है। जय सिंह प्रथम के बारे में कहा जाता है कि आमेर के राजा के रूप में प्रसिद्धि पाई थी। और ऐसा कहा जाता है कि मुगलों के बड़े करीबी रहे थे मिर्जा जय सिंह। और ये जो मिर्जा की उपाधि है ये शाहजहां ने दी थी। ठीक है ना? मुगल साम्राज्य के वरिष्ठ सेनापति में अगर नाम लिया जाए तो मिर्जा जय सिंह का नाम आता है। ठीक है? राजा भाऊ सिंह के पुत्र थे। और कब से कब तक शासन किया था? 1614 से लेकर 1621 तक शासन किया था। ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए। शाहजहां ने रावलपिंडी बुलाकर जय सिंह को मिर्जा राजा की उपाधि प्रदान की थी। ठीक है? और ये पदवी जो है इनके दादा मान सिंह को भी अकबर से मिली थी। ये भी आपको पता होना चाहिए। तो इनके दरबार में एक कवि रहा करते थे, बिहारी लाल। तो बिहारी लाल की प्रसिद्ध रचना कौन सी है ये आपको बताना है, जल्दी से बताइएगा। अगर आपने ए ऑप्शन टिक किया होगा तो आपने बखूबी अच्छा जवाब दिया है। बिहारी लाल की रचना जो है बिहारी सतसई है। अद्भुत सागर और दान सागर जो रचना है वो किसके द्वारा लिखित थी? तो आपने सेन राजवंश का नाम सुना होगा। सेन राजवंश में एक लक्ष्मण सेन के नाम से राजा हुए थे, उनके द्वारा रचित है ये अद्भुत सागर और दान सागर। हालांकि इनसे पहले एक राजा हुए थे बल्लाल सेन। कहा जाता है कि बल्लाल सेन ने थोड़ा काम अधूरा छोड़ दिया था, इस वजह से उसका पूरा काम लेखन का किया था लक्ष्मण सेन ने। गीत गोविंद जो रचना है वो किसके द्वारा लिखित है? जयदेव के द्वारा लिखित है। जयदेव कौन थे? जयदेव दरबारी कवि थे। किसके दरबार में रहा करते थे जयदेव? तो नाम आता है लक्ष्मण सेन का। सेन राजवंश बंगाल के क्षेत्र में राजवंश हुआ था। और यही वो सेन राजवंश था जब इख्तियारुद्दीन बिन बख्तियार खिलजी ने आक्रमण किया था उस एरिया में। और आपको पता है नालंदा विश्वविद्यालय को जलाया गया था। उस समय सेन राजवंश का समय ही चल रहा था जब विदेशी आक्रमण हुआ था। अब चलो जी हम इनके बारे में बात करेंगे। इनका क्या नाम है? कपिल देव द्विवेदी इनका नाम है। कपिल देव द्विवेदी। एक सेकंड रुकना जरा, टाइपिंग मिस्टेक। कपिल देव द्विवेदी की आज पुण्यतिथि है। आप इनके बारे में एक क्वेश्चन बताने का प्रयास करेंगे। वेद वेदांग संस्कृत व्याकरण और भाषा विज्ञान के बेजोड़ विद्वान कपिल देव द्विवेदी को किस वर्ष पद्मश्री से सम्मानित किया गया? जल्दी से आप इस क्वेश्चन का जवाब देंगे। अगर आपने लिखा होगा 1991 तो आपने बखूबी अच्छा जवाब दिया है। हमारे भारत का चौथे नंबर का नागरिक सम्मान है पद्मश्री। भारत सरकार के द्वारा दिया जाता है। और ये पुरस्कार इनको कब दिया गया था? 1991 में दिया गया था। इनका जन्म 6 दिसंबर 1918 को हुआ था। कहाँ पे इनका जन्म हुआ? गाजीपुर में। गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट कहाँ पर पड़ता है? तो आपको पता होना चाहिए, ये उत्तर प्रदेश में है। इनकी मृत्यु आज ही के दिन 2011 में हुई थी। क्लियर हुआ? संस्कृत भाषा के ये अच्छे विद्वान थे, अच्छे साहित्यकार हुए हमारे भारतवर्ष के। ठीक है ना? एक अच्छे लेखक हुए।
इनको कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया था। विश्व के बड़े भाषाविदों में इनकी गिनती की जाती है। ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए। संस्कृत भाषा के सरलीकरण के लिए ये जाने जाते हैं। आज के लिए इतना ही रखेंगे हम। आज जिनका जन्मदिन है उन्हें बहुत बहुत बधाई हो। जिनकी जयंती है और जिनकी आज पुण्यतिथि है उन्हें हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। अगर आपको ये कक्षा पसंद आई है तो कक्षा को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी कर दीजिए। अगर आपने अभी तक इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन बटन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि समय से पहले आपको इस कक्षा की नोटिफिकेशन मिलती रहे। आप सभी का बने रहने के लिए धन्यवाद। आप हमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से भी संपर्क कर सकते हैं। सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आपको क्वेश्चन मिलेंगे वनडे एग्जाम में जो पूछे गए हैं। तो आप हमें टेलीग्राम, मौज, हिप्पी, जोश, शेयर चैट, व्हाट्सअप चैनल, इंस्टाग्राम, ट्विटर, एक्स, फेसबुक किसी पर भी फॉलो कर सकते हैं, बशर्ते आपको सर्च करना है एडुरोही24। अगर आप सर्च ना भी करें तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के लिंक मिल जाएंगे, वहां से आप हमें फॉलो कर सकते हैं। तो आप सभी का धन्यवाद बने रहने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बने रहिए हमारे साथ एडुरोही ऑफिशियल के साथ। हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, पढ़ते रहें, खेलते रहें, खिलखिलाते रहें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।